आज का हमारा मीटिंग का टॉपिक था टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के एस्पेक्ट समझना कि टैक्स ऑडिट क्या होता है और हम हमारे ऑफिस में कैसे उसको कंडक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी। टैक्स ऑडिट की क्या डेफिनेशन है कि टैक्स ऑडिट इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ टैक्स पेयर comply with the generally accepted accounting principle and the provisions of income tax act. Basically tax audit is nothing बट जो सेक्शन होता है, जो सेक्शन होता है 44AB, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी फर्म, कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसको किसी भी दूसरे भी एक्ट में ऑडिट करना कंपलसरी, ऑडिट उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना मैंडेटरी है, वो वहां पे अगर ऑडिट करवा लेता है तो दैट इज सफिशिएंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट एज वेल। बट उसको उसके अलावा एडिशनली उसको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ती है उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, जिसे हम 3CD के नाम से या 3CA 3CD के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली हमें फर्निश करती है और करनी पड़ती है, और वो चीज वो मेन एस्पेक्ट रहता है टैक्स ऑडिट का। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक ब्रीफ में समझाता हूँ कि 44AB क्या बोलता है। बेसिकली 44AB 5 क्लॉजेस में बटा हुआ है, क्लॉज A, B, C, D एंड E। 44AB के इन पांचों क्लॉज में से किसी भी एक क्लॉज में अगर कोई एसएससी कवर हो गया, एक मिनट, वॉल्यूम अब आ रही है आवाज शशांक? अब ठीक है? हाँ, ठीक है। तो 44AB के जो 5 क्लॉज हैं, उनमें से 5 क्लॉज में से किसी भी एक क्लॉज में अगर कोई भी एसएससी कवर हो जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली वो 44AB के अंदर वो कवर हो गया है और अब हमें उसकी टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं क्लॉजेस? लेट्स सी वन बाय वन। क्लॉज ए बोलता है कि इफ एवरी एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस, इफ इज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड 1 करोड़ रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है, वो आपके ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन आता है 44AD में, जो ये बोलता है कि अगर किसी एंटिटी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो वो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर जा करके या तो 8% से या तो 6% से अपनी इनकम डिक्लेयर करके और ऑडिट से बच सकता है। ठीक है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो इस क्लॉज ए की जो लिमिट है वो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़, हम इफेक्टिवली एक मान सकते हैं कि भाई हाँ 2 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है तो ऑडिट से बच सकता है। लेकिन ये एक इफेक्टिव करने का बस एक तरीका है ना। अच्छा, इसमें अब दो चीज, इसमें एक चीज और समझनी जरूरी है। इसमें जब बजट 2020 आया था तो इसमें दो क्लॉज जुड़े थे, और वो क्लॉज ये थे कि भाई, पहला ये था कि अगर aggregate of all the amount received, including amount received for sales, turnover, gross receipts during the during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। मतलब कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और उस बिजनेस के दौरान मुझे जो रिसीट्स हो रही है, वो रिसीट्स जो जो इन इन कैश है, मतलब जो मेरी टोटल रिसीट्स है इंक्लूडिंग सेल्स, मतलब अगर मुझे डेटर से पैसा आ रहा है, मुझे मैंने कोई लोन लिया है उससे उसके थ्रू पैसा आ रहा है, या कैश सेल्स हो रही है, तो ये जो जितनी भी मेरी टोटल जो रिसीट्स है, उसका 5% इन कैश से अगर एक्सीड कर जाती है तो भी, मतलब अगर सपोज मुझे टोटल ड्यूरिंग द ईयर बैंक प्लस कैश मिला के टोटल मेरी रिसीट्स हुई सपोज 50 लाख की, जिसमें मुझे डेटर ने भी पैसा दिया, मेरी सेल भी कवर है, सब कुछ कवर है, लेकिन उस 50 लाख का 5% यानी 2.5 लाख रुपए मुझे कैश में जो है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में मुझे मैं इस क्लॉज के अंडर कवर हो जाऊंगा। कौन सी क्लॉज के अंडर? 44AB के क्लॉज ए में। ये हमें क्लॉज भी जानना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम 3CD फॉर्म 3CD भरते हैं तो उसमें क्लॉज में हमको ये फॉर्म ये फिल करना रहता है कि ऑडिट अंडर सेक्शन विच क्लॉज ऑफ 44AB। तो ये हम जब 3CD भर रहे हैं, हमारा एक सटीक क्लॉज सिलेक्ट हो, इसके लिए भी ये चीज जरूरी है कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो किस क्लॉज के अंडर कर रहे हैं। अच्छा, 44AB के क्लॉज ए में एक और प्रोविजन जोड़ा गया, जिसमें ये था कि सेम जैसे रिसीट्स के लिए मैंने जो बात बोली, सेम विथ पेमेंट, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर और जब हम पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट हमने जितने भी पेमेंट किए, हमने किसी क्रेडिटर को पे किया, हमने कुछ परचेज करी, हमने कोई सा एक्सपेंस किया,
वो जितने भी टोटल हमने कैश में पेमेंट टोटल पेमेंट किया है उसका 5% एक्सीड, उसके अगर उस लिमिट से 5% एक्सीड हम कर जाते हैं कैश पेमेंट में, तो उस केस में भी हम 44 ए बी के क्लॉज ए में कवर हो जाएंगे और हमें टैक्स ऑडिट करवानी रहेगी। इसके अलावा अच्छा, अब ये तो बात हो गई 44 ए बी के क्लॉज ए की। इसमें एक चीज और हमें ये समझने की जरूरत है कि जो दोनों क्लॉज मैंने बोले, कौन से क्लॉज, 44 जिसमें मैंने रिसीट्स और पेमेंट के 5% वाली बात करी, इसमें एक और बात ये बोली गई है कि भाई हम ये जो 1 करोड़ की लिमिट रख रहे हैं टर्नओवर की, ये लिमिट आपके केस में 5 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए नहीं है। मतलब कि अगर हम सपोज मान के चलो आपकी टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर है 50 लाख रुपए और आपने 2.5 लाख रुपए से कम में कैश में लेन देन रिसीट्स आई है आपके पास, ठीक है, तो आप कवर नहीं हो इस क्लॉज में। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर जो है, आपका टर्नओवर जो है ड्यूरिंग द ईयर वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में आपको आप 44 ए बी के अंदर कवर हो जाओगे। तो एनी डाउट इन दिस? क्लियर है ये चीज सबको? हाँ क्लियर। ठीक है, अच्छा, ये बात तो हो गई क्लॉज 44 ए बी के क्लॉज ए की। अब आते हैं क्लॉज बी पे। तो क्लॉज बी क्या बोलता है? क्लॉज बी ये बोलता है कि एवरी असेसी कैरी ऑन प्रोफेशन, यहाँ पे प्रोफेशन की बात बोली है, क्लॉज ए में बिजनेस की बात बोली है, ये ध्यान रखना क्योंकि दो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, कैरिंग ऑन प्रोफेशन शैल इफ हिज ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन exceed 50 lakh rupees in any previous year और और तो अब यहाँ पे बात आती है और की, और में क्या बोला है? तो और में बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो हमारी ग्रॉस रिसीट्स है वो प्रोफेशन की अगर वो 50 लाख रुपीज से बढ़ जाती है, जो यहाँ पे लिमिट जो 1 करोड़ की है, वो वहां पे अगर 50 लाख रुपए से ड्यूरिंग द ईयर हम कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में 1 करोड़ 50 लाख रुपीज से ऊपर की हमारी लिमिट टर्नओवर हमारा ग्रॉस रिसीट चली जाती है, तो उस केस में भी हमें क्लॉज बी, हम उस केस में क्लॉज बी में कवर हो जाएंगे और हम ऑडिट हमें करवानी रहेगी। अच्छा, अब इसमें एक बात जानना ये जरूरी है दोस्तों कि टोटल सेल 44 ए बी के क्लॉज ए में जो टोटल सेल्स की बात बोली है या फिर 44 ए बी के क्लॉज बी में जो ग्रॉस रिसीट्स की बात बोली है, वो ग्रॉस टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा और ग्रॉस रिसीट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो अब ये क्या है कि बेसिकली एक्ट ने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं दी है टर्नओवर की कि हमें टर्नओवर में इंक्लूसिवली या एक्सक्लूसिवली क्या क्या इंक्लूड करना है या क्या क्या एक्सक्लूड करना है, लेकिन हमारे पास टर्नओवर के डिफरेंट वेरियस सॉरी एक सेकेंड होल्ड करना, एक सॉरी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि टर्नओवर की इनकम टैक्स एक्ट में अंदर कोई भी टर्नओवर की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी गई है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है, सॉरी। तो इस केस में क्या हुआ है कि वेरियस एक्ट्स में जैसे जीएसटी एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, या इनसे रिलेटेड कोई गाइडेंस नोट हो गए जिसमें डेफिनेशन दी हुई है, उनका एक समअप है और वो ये बोलता है कि टर्नओवर में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। तो मैं उसको एक ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्नओवर बता रहा हूँ कि टर्नओवर में क्या क्या हमें इंक्लूड करना है। हाँ, ठीक है, तो टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा? पहला, जो भी हमने सेल करी, जो हमारी सेल कंसिडरेशन है, जो भी हमने गुड्स बेचे, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ग्रॉस, अभी मैं रिसीट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टर्नओवर में क्या बोला है? हमें गुड्स के अगेंस्ट में जो भी हमारी कंसिडरेशन है वो इंक्लूड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जीएसटी इंक्लूड होगा क्या? तो अब इसमें क्या है बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, एक झगड़ा है, लेकिन अभी एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हुए यही समझ में आता है और हम भी ऐसे ही करते हैं कि भाई जीएसटी को कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट चले आता है। भाई समझना, कोई कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 90 लाख रुपीज और उसका जीएसटी है ड्यूरिंग द ईयर सपोज 20 लाख का, फॉर एग्जांपल, मतलब इमेजिनरी फिगर्स है। तो अगर हम जीएसटी को इंक्लूड कर देंगे टर्नओवर में, तो उस केस में जबरदस्ती टैक्स ऑडिट के क्लॉज में आ जाएगा, जब उसका कैस्केडिंग इफेक्ट चला आएगा। प्लस
उसका इसका इतना ही नहीं, उसका क्या प्रॉफिट इम्पैक्ट जो जीपी रेशो होता है, एनपी रेशो होता है, इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। अ, ऐसा एक अभी तक हम एक जनरल प्रैक्टिस है जो हम करते हैं और ऐसा माना भी जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट वो सेल्स में से माइनस करना है। कोई भी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट सेल्स में से माइनस होगा। टर्नओवर डिस्काउंट, तो टर्नओवर डिस्काउंट क्या होता है? टर्नओवर डिस्काउंट होता है बेसिकली आपने कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा एक्सीड कर गए कि भाई डीलर ने आपको बोला कि 1 क्विंटल या 2, सपोज 10 क्विंटल से ज्यादा खरीदोगे एक बार में तो हम आपको टर्नओवर डिस्काउंट देंगे। तो वो टर्नओवर जो डिस्काउंट आपने दिया वो भी ट्रेड डिस्काउंट के नेचर का ही होता है। तो उसे भी हमें सेल्स में से माइनस करना है, ठीक है। इसके अलावा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो माइनस नहीं होता है अपनी सेल्स में से, मतलब उससे हमें टर्नओवर का पार्ट मानना है, वो अलग से एक्सक्लूड नहीं होगा। स्पेशल रिबेट, तो स्पेशल रिबेट जो होती है वो तरह तरीके के भाई कोई जल्दी पेमेंट पे दे दी या कुछ अलग तरीके का कुछ स्कीम चला दी सेल्स के रिगार्डिंग। तो अब हमें इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो ट्रेड डिस्काउंट के नेचर की है तो ही हमें उसे अलाउ करना है, टर्नओवर में से डिडक्ट करना है, नहीं तो उसे हमें डिडक्ट नहीं करना है। ये हो गई टर्नओवर की एक मोटा मोटी परिभाषा, जो जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एक जनरल प्रैक्टिस में हम इसे अपना सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर किसी एक्ट में नहीं दी है, ये बहुत सारी एक्ट में जो डेफिनेशन है उनका कंक्लूजन है। अच्छा हाँ, इसके अलावा दो दो चीज और इसमें ध्यान रखने की है। पहला, कोई भी अगर हम फिक्स असेट बेचते हैं वो हमारी टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। सेल्स रिटर्न हमेशा टर्नओवर में से माइनस होगी, ठीक है। कभी ग्रॉस लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सेल रिटर्न हम माइनस नहीं करेंगे। सेल रिटर्न माइनस करने के बाद हम देखेंगे कि टर्नओवर की डेफिनेशन में टर्नओवर हो रहा है या नहीं। इसके अलावा शेयर्स या डिवेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटीज किसी तरीके की हम बेचते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की तरह हमने हेल्ड कर रखी है, तो उसे भी हमें टर्नओवर की परिभाषा में इंक्लूड नहीं करना है। एक्सेप्ट अगर आपका वो बिजनेस ही है, शेयर डिवेंचर्स बेचने का बिजनेस ही है, उस केस में भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किस एंगल से सोच रहे हो और तभी आपको उसे इंक्लूड करना है, नहीं तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है सर, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई टर्नओवर की। अब इसी को बेस मानते हुए हम ग्रॉस रिसीट्स की भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो मैंने टर्नओवर में बोला लगभग लगभग वैसा ही ग्रॉस रिसीट्स में भी जाएगा। बस ग्रॉस रिसीट्स में क्योंकि प्रोफेशन डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं तो उनसे रिलेटेड डिफरेंट तरीके के इनकम एक्रू हो सकती है, इसीलिए ये थोड़ा सा बाद डिस्कशन हो जाएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फिर उसे ब्रीफ में भी थोड़ा डिस्कस कर पाए। तो इसी बेसिस पे इसी लॉजिक के साथ हमें प्रोफेशन को भी ध्यान से एनालाइज करना रहेगा, ठीक है। ये तो बता दी मैंने टर्नओवर की परिभाषा कि भाई टर्नओवर जब हम 2 करोड़ की लिमिट देख रहे हैं या 1 करोड़ की या 50 लाख की लिमिट देख रहे हैं कि वो 44 AB में क्लॉज ए में या क्लॉज बी में कवर होगा या नहीं, तो हमें टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना है या क्या नहीं, ठीक है। ये चीज तो हो गई क्लॉज ए और बी। क्लॉज सी आता है 44 AB में, क्लॉज सी आता है और क्लॉज सी क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि any assessee carrying on business if the profits and gains from business are deemed to be the profits and हेलो। gains of such person। हेलो। हाँ अभिषेक, तू स्लाइड को इसी शेयर कर रहा है क्या? नहीं, ये पीपीटी चल रही है। नहीं तो केवल ये फर्स्ट पेज ही है अभी, इनकम टैक्स ऑडिट वाला। हाँ, ये बेसिकली पीपीटी तैयार करी है देवांशी और निमिषा ने। नहीं मतलब तो इसी पेज पे है क्या? अभी मैं तो पूछा, मेरे को लगा पेज चेंज हो गया है। पेज चेंज से कर सकते हैं अब, हालांकि उसमें क्या स्लाइड में अलग से 44 ABCDE ऐसे करके बताया नहीं अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है, मेरे को लगा दूसरे पेज पे। नहीं नहीं ठीक, नहीं। हाँ, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, तो 44 के क्लॉज सी में ये बोला है कि भाई अगर कोई भी एसएससी जो 40 जिसका जिसका हम टैक्स 44 अंडर सेक्शन 44 AE 44 BB या 44 BBB, अगर कोई एसएससी है जिनका इन तीनों सेक्शन में, कौन से सेक्शन में? 44 AE 44 BB या 44 BBB में, अगर उस तरीके से हम इनकी इनकम असेस करते और वो जो इनकम आ रही है, सपोज मेरी इनकम इन तीनों, सपोज मैं 44 AE में जा रहा हूँ और मेरी इनकम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आ रही है 10 लाख रुपए की, और मैं ये बोल रहा हूँ
कि नहीं साहब मेरी इनकम 10 लाख रुपए नहीं है, 10 लाख रुपए से कम है, मतलब इन 3 सेक्शन के हिसाब से जो मेरी डीम्ड इनकम है उससे मैं कम क्लेम कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं 44 ए बी के क्लॉज सी में कवर होऊंगा और मुझे ऑडिट करवानी रहेगी। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं बात कर रहा हूँ 44 ए 44 बी और 44 बी में अगर कोई एसएससी जिसकी डीम्ड इनकम इन तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंगली निकाली गई है और वो एसएससी इस सेक्शन से कम अपनी इनकम क्लेम कर रहा है, वो डीम्ड इनकम से कम क्लेम कर रहा है, तो उस केस में आपको आप 44 ए बी के क्लॉज सी में कवर हो गए और आपको ऑडिट करवानी रहेगी। ठीक, बेटा अभिषेक, ये चीज आई समझ में? हाँ, रेलेवेंट सेक्शन की बात नहीं कर, अभी बीवी भी हम लोग को भी एप्लीकेबल होता है कि नहीं, तो थोड़ा सा क्या सर? रेलेवेंट सेक्शन की बात कर। ठीक है, ठीक है, अब ये कोई काम के सेक्शन नहीं थे अपने बीच के, है ना, तो इससे हाँ अपना टाइम हाँ, निकल ठीक, जाएगा अपने 40-40 मिनट के, तो 4 घंटे लग जाएंगे अपने। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब फटाफट से इसको क्लॉज दोनों बचे हुए जो हैं वो कर देते हैं। क्लॉज डी, तो क्लॉज डी बोलता है इफ द एसएससी क्लेम्ड हिज इनकम लोअर देन अंडर सेक्शन 44 एडीए। 44 एडीए की मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। 44 एडीए फॉर प्रोफेशन, जैसे 44 एडी है वैसे ही 44 एडीए है। 44 एडीए में ये बोला गया है कि कोई प्रोफेशनल है जो अपनी प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, उसका जो ग्रॉस रिसीट्स है ड्यूरिंग द ईयर वो 50 लाख रुपीज से एक्सीड ना करे। अगर उसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में आप 44 एडीए में नहीं आ सकते हो। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि भाई 44 एडीए के हिसाब से अगर आप अपनी इनकम निकालते और एसएससी जो है वो ये बोल रहा है कि मेरी इनकम 44 एडीए के हिसाब से जो इनकम निकाली उससे कम है, तो इस केस में मैं क्लॉज डी में कवर होऊंगा। अच्छा, क्लॉज डी में एक देखने वाली बात ये भी है कि इसमें एक एडिशनल एंड करके एक प्रोविजन जुड़ा है जो ये बोलता है कि उसकी जो एसएससी की जो इनकम है द इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट which is not chargeable to income tax in any previous year। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई एसएससी है, मतलब जितना मुझे पढ़ने पे क्लॉज समझ में आया, ये मेरा कंक्लूजन है, मतलब इसको जो भी करेक्ट है वो सोम सर बता देंगे, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि जैसे अगर हमारी टर्नओवर ड्यूरिंग द, सपोज मेरी ग्रॉस रिसीट से ड्यूरिंग द ईयर वो 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करी है, ठीक है, अब इसके अलावा मैं अपनी इनकम जो है 44 एडीए से कम बता रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात कि मेरा जो प्रॉफिट आया वो 2.5 लाख रुपए, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम है, तो उस केस में आप इस सेक्शन में कवर नहीं होंगे। मतलब आपको 2.5 लाख रुपए से अपनी इनकम एक्सीड आपकी होनी चाहिए, तब आप 44 एडी के क्लॉज एबी के क्लॉज डी में कवर होगे। सही बोल रहा हूँ सर? मतलब या सही इसमें है, कुछ ट्विस्ट है? बट इसमें बस दिक्कत यही है कि जब भी लॉस होता है या प्रॉफिट कम होता है तो ऑडिट तो अब यूज हिसाब से जाए तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, बट हम्म, अपन ऑडिट इस समय इस केस में करते हैं ताकि जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब जैसे क्या होता है कई बार आप अगर 8% कम ऑफर कर रहे हो तो एओ रिलाई नहीं करता है बुक्स पे कि भाई इतना कम हाँ, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो उस केस में अपन ऑडिट करते हैं और ताकि वो कम से कम इतनी अश्योरिटी रहे कि भैया ऑडिट हुआ है बुक्स का और ये प्रॉफिट है वो जेन्युइन है। ठीक है। तो ये चीज एक एडिशनल चीज जो सर ने बताई है कि एक एओ के पर्सपेक्टिव से कि हमें लॉस में भी ऑडिट क्यों एक करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्लॉज ई पे आते हैं। 44 एबी के क्लॉज ई पे, क्लॉज ई सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली। होता क्या है कि कोई भी एसएससी 44 एडी में अपनी इनकम डिक्लेयर करे जा रहा है एंड सडनली वो 44 एडीए से बाहर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 44 एडीए को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन 44 एडीए एडी को सॉरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लॉज ई को मैं फटाफट बता दूं। वो ये बोलना चाहता है 44 एबी का क्लॉज ई ये बोलता है कि carrying on business shall, if the provisions of section 44 AD subsection 4 are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax। अच्छा, तो जो इनकम जो उसकी प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए से एक्सीड करेगी, ये कंडीशन तो इसमें भी है, सेम एज क्लॉज डी। इसमें क्या बोला है? मेन बात यह है कि 44 एडी के सब सेक्शन 4 आप पे एप्लीकेबल है। अच्छा, तो 44 एडी का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि कोई असेसी जो किसी भी प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम 44 एडी के हिसाब से डिक्लेयर करता है,
सपोज मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल के तरीके से लेते हैं कि सपोज मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर 1920 की। मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में, मैं एसएससी में मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में अपनी इनकम 44 एडी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं डिक्लेयर करी, तो उस केस में मुझ पे ऑडिट लागू हो जाएगा। पहली बात, मैं कवर हो जाऊंगा 44 एबी की क्लॉज ई में, एक बात। दूसरी बात, अच्छा, इसके अलावा 44 एडी के 4 में ये भी बोला गया है कि अगले आने वाले 5 सालों तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 तक मैं इस 44 एडी का जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली स्कीम है, मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, मैं उस की एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाऊंगा, और उस केस में मुझे ऑडिट करवाना ही रहेगा। ये बात बोली गई है 44 एबी के क्लॉज ई में। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये क्लॉज का क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि 3CD में आपको इसको करेक्टली फिल करना रहता है। तो कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो, हेलो, ठीक है। अभिषेक, किसी को ठीक कुछ है, पूछना होगा ना, वो हैंड रेज कर देगा, है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब इसके अलावा मैं इस ऑडिट के सेशन में 2 एडिशनल सेक्शन कवर करूंगा। एक है 44 एडी, ये भी जरूरी है, प्लस इसके अलावा मैं एक सेक्शन और समझना जरूरी है, वो काम आता है, वो होता है 44 डबल ए। तो मैं 44 एडी पे सबसे पहले मैं फटाफट एक ब्रीफ दे देता हूँ कि 44 एडी क्या है। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, 44 एडी ये बोलता है कि अगर कोई एसएससी जिसका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करता, सॉरी 2 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करता, तो वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है, वो टैक्सेशन बेनिफिट ले सकता है। कैसे ले सकता है? वो अपना प्रॉफिट 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। पहला, या तो 8% ऑफ द टर्नओवर। अच्छा, 8% ऑफ द टर्नओवर कब? जब उसे लगता है कि उसकी मैक्सिमम रिसीट्स है, अपन मतलब ये बेसिक बता रहा हूँ कि एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि अपन मोटा माटी यही मानते हैं कि जनरल उसकी रिसीट कैश के थ्रू आई होगी। इन केस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई एसएससी नहीं लाता है, या बस बैंक पासबुक ले आता है, या मुंह जबानी कोई फिगर्स बताता होता है, तो 8%, मतलब अगर आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए का और आप 8% या उससे ऊपर डिक्लेयर करते हो, तो आप 44 एडी मतलब 44 एडी के अंडर आप 8% या उससे ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कई बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा टर्नओवर बैंक के थ्रू होता है, जिनकी पूरी रिसीट्स बैंक के थ्रू होती है। अगर वो पूरी रिसीट्स बैंक के थ्रू हुई है, तो उस केस में आप आपके टोटल रिसीट्स का 6% या उससे ज्यादा दिखा करके, और आप इस सेक्शन से 44 एडी के अंडर आप आ करके और अपना टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात इसमें खास बात ये रखने वाली ये है कि जो 44 सॉरी जो कमीशन एजेंट है, या सॉरी इसको ऐसे बोलना चाहिए, कोई एसएससी जिसकी कमीशन इनकम है, खाली कमीशन इनकम है या ब्रोकरेज इनकम है, या कोई पर्सन जो एजेंसी बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उस पे 44 एडी लागू नहीं होता, मतलब वो 44 एडी का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 44 डबल ए का सब सेक्शन 1 कुछ प्रोफेशन की बात करता है, अभी मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, और उस कंडीशन के तहत, उन कंडीशंस के तहत वो भी 44 एडी के अंतर्गत बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक 44 एडी में एक डेफिनेशन है जो बहुत जरूरी है, वो है एलिजिबल एसएससी की। वो एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि एलिजिबल एसएससी कौन है अंडर सेक्शन 44 एडी। तो एलिजिबल एसएससी वो है जो या तो इंडिविजुअल है, या तो एचयूएफ है, या फिर पार्टनरशिप है। ठीक है, मतलब 44 एडी का कौन लाभ ले सकता है? या तो 44, या तो इंडिविजुअल, या तो एचयूएफ, या फिर पार्टनरशिप फर्म। हाँ, एक्सेप्ट एलएलपी। एलएलपी जो है वो 44 एडी की एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन से बाहर की गई है, और इस कारण से 44 एडी का लाभ वो एलएलपी जो है वो नहीं ले सकती। अच्छा, इसके अलावा एलिजिबल एसएससी में एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, और वो ये बोलता है कि कोई एसएससी जो अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B या 10BE के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रहा है,
वो भी 44 एडी के अंदर जो एलिजिबल एसएससी है उसकी डेफिनेशन से बाहर किया गया है और वो भी इस सेक्शन का लाभ नहीं ले सकते। सबसे पहले ऑडिट जब आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको दो टर्नओवर देखने जो आपको पता है, एक तो है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, या 50 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको लिमिट देखनी है 2 करोड़ रुपए की। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑडिट कराना है, ठीक है। अगर आपका वही अगर मतलब बिजनेस के केस में सेक्शन 44 ABA, मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है और आप 44 AD नहीं आप कर सकते क्योंकि 2 करोड़ से आपको ज्यादा टर्नओवर है, तो आपको ऑडिट कराना है, लॉज है 44 ABA। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, प्रॉफिट मैटर नहीं करता कितना भी हो, 10% दिखा रहे हो, 50% दिखा रहे हो, 100% दिखा रहे हो, प्रॉफिट उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपका टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख तो अवॉइड कराना ही पड़ेगा, क्लॉज है 44 ABD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सी जो 44 AD कौन कौन एलिजिबल नहीं है, मतलब 44 AD का बेनिफिट कौन नहीं ले सकता, ठीक है। कोई भी कंपनी LLP उसका बेनिफिट नहीं ले सकती, और कोई भी एजेंट, कमीशन एजेंट या जो भी कमीशन की इनकम अर्न कर रहा है वो 44 AD एलिजिबल नहीं है। तो अगर ये इनमें से कोई एसएससी है तो उनके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी के इसमें अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना है, सेक्शन पड़ेगा 44 ABA। और अगर LLP है उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो भी 1 करोड़ की ही लिमिट मानी जाएगी, 2 करोड़ की लिमिट एलिजिबल नहीं है। 2 करोड़ की लिमिट सिर्फ उसको ही मिलेगी जिस जो 44 AD में एलिजिबल है, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्लॉज है 44 ABE जो बोलता है कि अगर आपका प्रॉफिट है आप 6% या 8% डिपेंडिंग ऑन रिसीट, मतलब अगर बैंक में रिसीट होती है तो 6%, अगर कैश में रिसीट है तो 8% से कम दिखाते हो तो आपको ऑडिट कराना है। वो 44 AD के अंदर उसको बोलते हैं 144 AD। अगर आप बोलते हैं कि भैया 44 AD में ऑडिट करना है तो ये मतलब है लॉस सेक्शन का तो 44 ABE है, बट वो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप 44 AD ऑफ नहीं करते हो और आपका टर्नओवर प्रॉफिट 6% या 8% से कम है तो आपको। इसके अलावा एक सेक्शन है जो इसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, वो है सेक्शन 44AA। 44AA है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, और ये हमें ये भी जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसमें क्या है, ये भी चीज 3CD में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि किसी भी क्लॉज में इस चीज को रिपोर्ट करें या नहीं करें कि एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन 44AA, देखते हैं। 44A में बेसिकली चार सबसेक्शन है जो ये बोलते हैं। पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि एवरी पर्सन जो किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन, या तो लीगल या मेडिकल या इंजीनियरिंग या अकाउंटेंसी या कोई ऐसा प्रोफेशन जो नोटिफाइड है ऑफिशियल गजट में। मैंने क्या बोला, कोई भी एसएससी जो ऐसा प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है जो लीगल प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन में या इंजीनियरिंग प्रोफेशन में या अकाउंटेंसी प्रोफेशन में या कोई ऐसे प्रोफेशन में जो नोटिफाइड है ऑफिशियल गजट में, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है अंडर सेक्शन 44AA, ठीक है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करनी है, इसके लिए मैं सिंपल से एक लाइन बोल देता हूँ जो सेक्शन में बोली गई है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है जिससे एओ आपके इनकम या आपके जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन उनको एनालाइज कर पाए, आपके इनकम को निकाल पाए अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बस जो उससे रिलेवेंट है वो उस तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। हालांकि इसको डीप में जाएंगे तो इसमें कुछ रूल भी है, रूल 6F भी है, जो पढ़ने पे हमें पता चलता है कि किस तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब करी जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए 44AA के क्लॉज 2 में जब हम आते हैं तो 44AA के क्लॉज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वो ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो अगर उसकी इंडिविजुअल या एचयूएफ की ड्यूरिंग द प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स अगर उनके इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। क्या बोला मैंने, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जो पिछले 3 सालों में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक साल में अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है
या 25 लाख रुपए से ज्यादा है सेल, तो उस केस में आपको 44AA के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा 44AA का सबसेक्शन 2 में ये बात, इसमें एक और बात ये बोली गई है दोस्तों कि इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ करके बचे हुए जितने भी तरीके के एसएससी हैं उनके लिए ये लिमिट है, अगर उनकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है या फिर उनकी सेल्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में उन्हें 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर कोई बिजनेस ड्यूरिंग द नया नया खुला है तो उसके तो हम प्रीवियस 3 साल नहीं देख सकते, तो उस केस में उसे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेट करना रहेगा कि क्या उसकी इनकम 1 लाख, अगर वो इंडिविजुअल या एचएफ है तो उस केस में क्या उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी या क्या उसकी सेल्स 25 लाख से ज्यादा होगी। अगर है वो ऐसा एस्टिमेट करता है तो उस केस में उसे 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अगर कोई अदर एसएससी है अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उस केस में उसे, अगर वो एस्टिमेट करता है कि उसकी इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा है या फिर उसकी सेल्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में उसे मेंटेन करना रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44A। अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स। ये बहुत ही ब्रीफ में मैं बता रही हूँ कि ये सेक्शन के प्रोविजन क्या है। इट सेज कि इनकम शैल बी कंप्यूटेड एट अ रेट ऑफ ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द हैवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। इसका मतलब ये है कि इफ पहली बात तो ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब इफ द वेट ऑफ द व्हीकल एक्सीड्स 12 टन्स तो वो हैवी गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में आएगा एंड ये वाला सेक्शन, ये वाला प्रोविजन उसके केस में एप्लीकेबल होगा। अगर इस प्रोविजन के हिसाब से वो अपनी इनकम कैलकुलेट करता है एंड उतनी इनकम बताता है या उससे ज्यादा बताता है तो उसके ऊपर ऐसे इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑडिट लायबल नहीं होगा। बट अगर वो कम बताता है तो वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होगा अंडर सेक्शन 44AB। और अगर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो उसका जो इनकम कंप्यूट होगा वो 7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, उसके हिसाब से कैलकुलेट। सबसे पहले आपको ऑडिट अलॉट होगा, दैट विल बी अलॉटेड टू यू ओवर ग्रुप या आपको कुछ मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स आके दे देंगे शोम्या, तो उसके हिसाब से आपको ऑडिट अलॉट होगा। उसका टैली डेटा आपको या तो मेल पे आएगा या तो क्लाइंट जो है वो आपको आके कॉपी कराएगा। तो उसका जो टैली डेटा है वो आपको एच सर्वर में जाके डेटा फॉर ऑडिट और फाइनेंशियल ईयर 2021 में जाके सेव करना है। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप उसका पासवर्ड या तो रिमूव कर सकते हो, बट अगर वो रिमूव नहीं होता है या आपको नहीं आता है तो आप उसका पासवर्ड जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में या नोटपैड में जाके सेव कर सकते हो जहाँ पे आपने उसका ऑडिट डेटा सेव किया है। उसके बाद मेक श्योर कि आप आपकी उसकी जो डीएससी है, जो भी एसएससी है, सपोज अगर प्रोप्राइटरशिप है तो वो प्रोप्राइटर की जो डीएससी है या कंपनी तो डायरेक्टर्स की जो डीएससी है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर वो एक्सपायर होती है या नियर बाय फ्यूचर में अगर वो एक्सपायर होने वाली होती है तो मेक श्योर कि उसकी डीएससी रिन्यू हो जाए, या अगर अपने यहाँ से बनती है तो आप रौनक सर को बता सकते हो कि डीएससी एक्सपायर होने वाली है ताकि वो डीएससी के प्रोसीजर स्टार्ट कर दे, और अगर नहीं होती है तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप क्लाइंट का स्टेटस देखेंगे और नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे कि क्लाइंट का स्टेटस क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है कि पार्टनरशिप फर्म है कि कंपनी है कि सोसाइटी है या ट्रस्ट है, और उसके हिसाब से आप उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बुलवाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस भी आपको देखना है या क्लाइंट से ही आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में नेचर ऑफ बिजनेस क्लाइंट का क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसके बेसिस पे आप उसका ऑडिट कैसे करोगे और क्या क्या चीजें उससे पूछोगे। फिर आता है उसकी टर्नओवर देखने का। जैसे कि अभिषेक भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि टर्नओवर कैसे देखना है और वो लायबल है कि नहीं है ऑडिट के लिए, तो ये बहुत अच्छे से देख लेना ताकि 3CD में जब आप उसका सेक्शन सिलेक्ट करो तो बहुत इजी हो जाए और आप सही उसका सेक्शन सिलेक्ट करो। उसके बाद क्लाइंट की ऑडिट की फाइल बुलवा लेना ताकि जो प्रीवियस ईयर है जो ऑडिट हुआ है उसके हिसाब से आप उसके ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर सको। अब जब ये सब प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद में सी सर्वर में जाके ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट वाले फोल्डर में जाके आपको उसका
जो भी इस साल का ऑडिट करोगे वो आपको सेव करना है। अगर जैसे लास्ट ईयर उसका ऑडिट हुआ है तो लास्ट ईयर वाला जो फोल्डर है वो आप कॉपी पेस्ट करके इस साल वाले फोल्डर में सेव करोगे। और सेव करने की भी एक प्रोसीजर है, उसमें 5 सब फोल्डर्स बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक ऑडिट रिपोर्ट का, एक ऑडिट एविडेंस का, एक कैश सर्टिफिकेट, एक डीएससी ऑथराइजेशन का और एक डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड। ऑडिट रिपोर्ट में आपके आईसीडीएस आ जाएंगे और जो एक्सेल शीट आपने बनाई है, जो भी बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह है, वो सब इसमें आएंगे। एंड ऑडिट एविडेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स आते जो भी आपको मेल पे आएंगे, लाइक बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी अगर एक्सपेंडिचर के वाउचर्स वगैरह जो आपने बुलवाए ओवर दी मेल, वो आप यहाँ पे डालोगे। जीएसटी रिको अगर आपने बुलवाया है तो वो भी आप यहाँ पे सेव करोगे। कैश सर्टिफिकेट और डीएससी ऑथराइजेशन का एक फॉर्मेट है जिसके हिसाब से आप अपने करंट ईयर के मतलब कैश सर्टिफिकेट में जैसे कैश जो बैलेंस है इस बार का, उसके हिसाब से चेंज करके आप उसमें सेव कर लेना। और डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड, जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, बैलेंस शीट, पीएनएल, जो कि आप 3CD के मतलब जो अपलोड करोगे पोर्टल पे, जो अटैच करोगे, वो यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद एक क्वेरी शीट आप बनाओगे या ऑडिट प्रोग्राम। क्वेरी शीट का भी प्रॉपर फॉर्मेट है और ऑडिट प्रोग्राम का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके हिसाब से आपको उसकी सारी डिटेल्स बुलवानी क्लाइंट से। ऑडिट प्रोग्राम में आप एसएससी का नाम डालते हो, उनका ट्रेड नेम डालते हो, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं वो डालते हो, कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है 44AB का वो डालते हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड करे वो डालते हो। क्वेरी शीट में आप जो जो क्वेरीज है आपकी, जो आपको क्लाइंट से क्लैरिफाई करनी है, वो सब आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो यूजुअली सारी फर्म्स या कंपनीज या जो भी पार्टनरशिप फर्म वगैरह है उसमें कॉमन रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप बैंक स्टेटमेंट्स बुलवाओगे। मेक श्योर कि आप सारे बैंक स्टेटमेंट, सारी बैंक के बैंक स्टेटमेंट्स बुलवाओ अलोंग विद देयर बीआरएस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक बैलेंस अपन को अपने इसमें दिखता है टैली डेटा में, वो मैच नहीं कर रहा होता है एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट से। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि या तो हो सकता है कि कुछ एंट्रीज छूट गई हो, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई बैंक रिकंसिलेशन बनाया हो। तो अगर मेक श्योर कि बैंक रिकंसिलेशन से वो पूरा मैच करे। फिर फिक्स एसेट के वाउचर्स बुलवाओगे। फिक्स एसेट के वाउचर्स, अगर कुछ परचेज करा है आपने एसएससी ने या कुछ सेल करा है, तो वो सब आपको इंक्लूड यहाँ पे उनसे बुलवाना है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, और ये मैंडेटरी होता है हर एक एसएससी के केस में। टीडीएस सर्टिफिकेट्स बुलवाओगे या लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट बुलवाओगे अगर टीडीएस लोअर रेट पे कट किया है तो। और अगर जैसे वैभव भैया ने बताया था कि फॉर्म 15G और 15H अगर लगता है तो वो भी आप बुलवा लेना क्लाइंट से। फिर जीएसटी रिकंसिलेशन बुलवाना। जीएसटी रिकंसिलेशन हम लोग नहीं बनाते, बट यूजुअली कभी लास्ट ईयर तो हम लोगों ने बनाया था, बट ये एक्चुअल में क्लाइंट से अपन को बुलवाना होता है और क्लाइंट ही अपन को मैच करके देता है। इनकेस अगर कोई क्वेरी होती है जीएसटी रिकंसिलेशन केस में, तो मेक श्योर कि आप उसको सॉल्व कर ले एंड एसएससी जो है वो अपने पोर्टल पे भी उसको सही कर ले, या जो भी नेक्स्ट रिटर्न है उसमें भी सही कर ले, क्योंकि यूजुअली एसएससी ऐसा बोलता है कि हम लोगों ने सही कर लिया, बट वो नहीं करता है। तो बाद में जाके ये जीएसटी ऑडिट में पता चलता है। तो इसलिए कि जीएसटी रिकंसिलेशन में जो भी मिसमैच है वो आप उसी टाइम सॉल्व करवा लेना। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट सपोज से म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स बुलवा लो, या दूसरी कोई सी भी इन्वेस्टमेंट्स अगर उनके हैं तो उसके भी सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बुलवा लेना। कैपिटल गेन अगर कोई है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, तो उसके परचेज डीड और सेल डीड आप दोनों चीज बुलवा लेना, क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको कैपिटल गेन इनकम टैक्स के रिटर्न में जब बनाओगे तो उसमें डालना पड़ेगी। फिर इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज भी बुलवा लेना, स्पेशली इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। फिर डोनेशन रिसीट्स। डोनेशन रिसीट इससे मैंडेटरी होती है, क्योंकि उसका डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब उसकी सारी डिटेल्स, डोनी की सारी डिटेल्स आपको पता होगी, क्योंकि इसका जो डिडक्शन रहता है ये एक तो 50% गवर्नमेंट, 50% 100% का भी रहता है, और उसकी पैन वाइज डिटेल्स और कैश का अमाउंट या बैंक का अमाउंट जितना जिसके भी थ्रू आपने पे करा है वो आपको मतलब इसके रिपोर्ट में डालना पड़ता है, 3CD में भी, और जब आप इसकी इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हो तब भी आपको डालना पड़ता है। फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट भी बुलवा लेना, स्पेशली इन केस ऑफ कंपनीज। कंपनीज के केस में मोर देन लेस देन बाइफिकेशन चाहिए रहता है, वो आप क्लाइंट से बुलवा लेना। और क्रेडिटर्स के केस में एमएसएमई और नॉन एमएसएमई का भी बाइफिकेशन चाहिए रहता है, तो ये आपको, जैसे कि रौनक सर ने बोला था कि आपको क्लाइंट ही देंगे, तो आप उनसे ये भी बुलवा लेना। फिर शेयर होल्डर्स डिटेल्स, अगर कोई कंपनी है जिन्होंने न्यू अलॉटमेंट किया है इस ईयर
तो आपको वो भी बुलवाना है, क्योंकि ये आपको SH और AL शेड्यूल में भी डालना पड़ता है जब आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हो। तो उसके हिसाब से ये वाली चीज भी आपको बुलवानी है। फिर लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी और उनके ट्रांजैक्शंस, ये भी आपको इसलिए बुलवाना है क्योंकि ये कंपनी ऑडिट में भी कंपलसरी होता है, और 3CD में भी जब आप डिटेल्स भरते हो तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो 3CD में जिसका प्रॉपर एक्सेल रहता है तो वो आप एक्सपोर्ट कर लेना, और वो वाला जो फॉर्मेट है वो क्लाइंट को भेज देना, ताकि उसी में आपको सारी डिटेल्स वो फिलअप करके देते हैं। उसमें आपको रिलेटेड पार्टी कौन है, उनसे क्या रिलेशन है, क्या अमाउंट है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब आपको डालना पड़ता है। तो ये वाली चीज आप उनसे बुलवा लेना। नेक्स्ट, फिर स्टॉक समरी भी डालते हैं। कुछ कुछ एसएससी ऐसी है जो कम स्टॉक मेंटेन करती है, तो उस केस में अपन स्टॉक वाइज डिटेल डालते हैं, एज इन क्वांटिटी वाइज डिटेल्स। ये मैंडेटरी होता है 3CD में, जो जो एसएससी हर साल डालते हैं उनको ये वापस डालना पड़ती है। तो इसका भी एक फॉर्मेट रहता है, वो आप एसएससी को भेज देना, तो वो इसमें फिलअप करके आपको दे देंगे। कैश सर्टिफिकेट हम लोग ही बनाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है या LLP है तो उस केस में उनकी पार्टनरशिप डीड भी बुलवा लेना, बिकॉज पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सारा रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो इंटरेस्ट कुछ और पे कर रहे हो और डीड में कुछ और लिखा हो, तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना जरूर से। फिर इन केस ऑफ कंपनीज मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग बुलवा लेना, और अगर कुछ भी DPT3 अगर फाइल वगैरह हुआ है तो वो भी बुलवा लेना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगर किसी कंपनी के इसमें टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया है या कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है तो प्लीज वो भी बुलवा लेना, क्योंकि ये एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अपनी बैलेंस शीट के नीचे जाएगा और इसका डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। फिर अगर किसी कंपनी या किसी फर्म में मोर देन 10 एम्प्लॉइज है तो उसके केस में उनको PF ESIC का भी डिस्क्लोजर करना, मतलब प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है। तो उसके PF ESIC के चालान भी बुलवा लेना, और ये वाला चीज आपको 3CD में भी हेल्प करेगा, क्योंकि 3CD में इसकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। फिर लोन स्टेटमेंट बुलवाना पड़ता है। अगर सिक्योर लोन लिया है तो उसकी सारी डिटेल्स बुलवा लो, लाइक रीपेमेंट शेड्यूल, और मेक श्योर कि जो भी उसका रीपेमेंट हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का, वो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है। एज इन अगर मंथली रीपेमेंट है तो मेक श्योर कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट वो मंथली रीपे हुआ है। फिर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बुलवा लिए तो स्टार्ट योर ऑडिट विथ चेकिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस। जो फाइल आपने बुलवाई है तो लास्ट ईयर के जो रिपोर्ट है उससे आप ओपनिंग बैलेंस इस साल के चेक करोगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आता है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लियर कर लेना कि उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद ऑडिट करना इज मेक्स नो सेंस। तो ये आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर लेना। और अगर जैसे ही टैली डेटा अगर आपने ओपन किया और अगर आप रफली ऐसे चेक करते हो तो आपको कोई सस्पेंस अकाउंट दिखता है तो सबसे पहले वो क्लियर करवाना, क्योंकि विदाउट सस्पेंस अकाउंट अगर आप ऑडिट प्रोसीड कर रहे हो तो ऑडिट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑल्सो कि अगर कोई सस्पेंस अकाउंट ऐसा है कि क्लाइंट को पता है कि सपोज अगर डेटर्स में है जिसका नाम नहीं पता या कोई बैलेंस नहीं मिल रहा है तो भले ही आप ऑडिट कर सकते हो, उसकी फीडिंग वगैरह कर देना, बट देन अगर आपको उसका डुअल इफेक्ट नहीं पता है तो फिर आपकी फीडिंग भी कोई काम की नहीं टिकी, क्योंकि आपका मैच ही नहीं करेगा कुछ भी। तो ये वाली चीज आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट निमिषा बोलेगी। अब हम लोग देखेंगे P&L में हमको क्या क्या बेसिकली चेक करना पड़ता है। तो सेल्स आपकी GST से रिको आप क्लाइंट देगा तो क्लाइंट से लेना, वरना खुद बना के चेक करना कि GST से सेल्स प्रॉपर्ली मैच कर रही है कि नहीं। और फिर ये देख लेना कि किसी मंथ में बहुत एक्सट्रीमली हाई सेल्स तो नहीं उनने बुक कर रखी है। उसका रीजन हो सकता है कि उनका सीजन टाइम था, या फिर हो सकता है कि उन्होंने फेक एंट्रीज कर रखी हो, तो उसका चेक कर लेना। और कैश सेल्स कुछ बहुत बड़े बड़े अमाउंट की हो तो एक आध वाउचर बुलवा कर क्रॉस वेरीफाई कर लेना या पूछ लेना कि ऐसा क्यों है। और फिर अभी लास्ट ईयर का जब हम ऑडिट करेंगे तो उसमें स्पेशली अप्रैल टू जून के टाइम पीरियड का सेल्स का आप ध्यान देना, क्योंकि वो लॉकडाउन फेज था तो किसी में भी ज़्यादा सेल्स होनी नहीं चाहिए यूजुअली। और परचेजेस में हम चेक करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कैश परचेजेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर है तो वाउचर्स बुलवा लेना रैंडम बेसिस पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और फिर TCS की लायबिलिटी चेक कर लेना, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी पार्टी पर्टिकुलर एक पार्टी से लिया है तो उस पर TCS की लायबिलिटी उनने फुलफिल किया कि नहीं, वो चेक कर लेना। फिर क्लोजिंग स्टॉक में उसका वैल्यूएशन मेथड चेक कर लेना कि फीफो है, लीफो है या वेटेड एवरेज है। नेगेटिव स्टॉक अगर है तो वो देखना सबसे पहले, एंड अगर नेगेटिव स्टॉक है तो पहले उसको ठीक करवाना, क्योंकि नेगेटिव स्टॉक हो नहीं सकता है।
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चेक कर लेना, फ्रेट, हम माली, ऐसे कोई एक्सपेंसेस हो उस पे आरसीएम की लायबिलिटी है अगर उनकी, तो उन्होंने उसको फुलफिल किया है कि नहीं। और ये आरसीएम कैसे चेक करते हैं, वो 99C जब करेंगे तब कवर हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स है अगर कुछ, तो उसका प्रूफ मंगवा लेना, जैसे कि एफडी इंटरेस्ट है तो उसको 26AS से चेक कर लेना कि एफडी इंटरेस्ट 26AS से कम तो नहीं दिखाया है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो वो बैंक स्टेटमेंट से चेक हो जाएगा, या फिर कोई सर्टिफिकेट्स हो क्लाइंट के पास एंड वो प्रोवाइड करता है तो उससे चेक हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिफंड में हमें अमाउंट ऑफ रिफंड जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट तो पीएनएल में क्रेडिट होता है और कभी कभी क्लाइंट्स एक्चुअल अमाउंट को भी क्रेडिट कर दे पीएनएल में, तो वो नहीं होना चाहिए, वो कैपिटल अकाउंट में लेके जाना चाहिए, ये चेक कर लेना। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेनली सारे एक्सपेंसेस एक बार गो थ्रू करना और बड़े बड़े अमाउंट के जो हो उनके वाउचर्स बुलवाना, एंड कोई ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा अननेसेसरीली बुक कर रखा है तो उसका भी वाउचर्स बुलवा के क्रॉस वेरीफाई कर लेना। फिर रेंट एक्सपेंस है तो उसका रेंट अग्रीमेंट बुलवा लेना एंड चेक कर लेना कि हर मंथ में पे किया है कि नहीं किया है एंड रेंट अग्रीमेंट कब तक के लिए है। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज है तो उस पर टीडीएस की लायबिलिटी फुलफिल हुई है कि नहीं एंड लायबिलिटी है कि नहीं, ये चेक कर लेना। फिर कैश में कोई एक्सपेंस पे तो नहीं किया है 10,000 से अबव, ये चेक कर लेना, क्योंकि अगर कैश में पे किया होगा 10,000 से अबव तो वो डिसअलाउ होगा और उसकी 3CD में रिपोर्टिंग होगी। और सैलरी के केस में सैलरी शीट बुलवा लेना क्लाइंट से, उसमें बाइफिकेशन रहेगा कि कितने एम्प्लॉयज हैं क्या है, तो उसकी डिटेल्स रहेगी और उस पर टीडीएस लायबिलिटी चेक करने में ईजी हो जाएगा। फिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट एज पर डीड है कि नहीं है, ये चेक कर लेना, क्योंकि एज पर डीड अगर नहीं है तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि सही से बुक्ड है कि नहीं। और जीएसटी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए अपना पीएनएल में, अगर है तो उसको डिसअलाउ करना रहेगा। इंटरेस्ट एंड लेट फीस अलाउड रहती है। ऑडिट फीस का अमाउंट आप चेक कर लेना लास्ट ईयर के पीएनएल से कि कितना है एंड क्लाइंट एक बार एडमिन से कंफर्म कर लेना और फिर उसको अपने को खुद मैनुअली एंटर करना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, ये चेक कर लेना। और जिन जिन का जीएसटी नंबर है जिन जिन फर्म्स का, उनको प्रोफेशनल टैक्स पे करना चाहिए यूजुअली, तो देख लेना कि उन्हें पे नहीं किया है एंड अगर नहीं किया है तो करवा लेना। फिर फिक्स्ड एसेट्स की कोई एंट्री तो नहीं डाली है पीएनएल में, वो चेक कर लेना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज कुछ क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि पीएनएल में डाल देते हैं विच इज रॉन्ग, या फिर उन पे जो नई एसेट परचेज की उस पर कुछ इंश्योरेंस होता है तो वो पीएनएल में डेबिट हो जाता है, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो पीएनएल में नहीं आना चाहिए, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। और फिर कोई ऐसा एक्सपेंस वेरी करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट पे तो वो चेक कर लेना। फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या चेक करेंगे, सिक्योर्ड लोन्स है अगर, तो जैसे देवांशी ने अभी बताया था कि रीपेमेंट शेड्यूल से चेक कर लेना कि प्रॉपर पेमेंट रीपेमेंट हुआ है कि नहीं, उस पर इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं टाइमली, ये सब चेक कर लेना। बैलेंस कितना बचता है ये रीपेमेंट शेड्यूल के एंड में पता चल जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन्स अगर लिए हैं तो वो रिलेटेड पार्टीज से हैं क्या, उसकी डिटेल्स मंगवा लेना। और जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक कर लेना। बहुत सारे क्लाइंट्स अनसिक्योर्ड लोन्स पे इंटरेस्ट अवॉइड कर देते हैं ताकि उनको टीडीएस ना भरना पड़े या टीडीएस नंबर वगैरह नहीं लेना पड़े। और फिर ये चेक कर लेना कि अनसिक्योर्ड लोन्स रीपे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और उसका मोड ऑफ रेसिप्ट या पेमेंट क्या है। और ये चेक कर लेना डिटेल्स कि उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, क्योंकि 3CD में आपको रिपोर्ट करना रहेगा, जैसे कि अंजलि ने कल समझाया था, और कल 3CD जब कवर करेंगे तब वो समझा देंगे। एंड इसका एक एक्सेल फॉर्मेट भी होता है 3CD में, तो वो आप निकाल के क्लाइंट को भेज देना ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए डिटेल्स फिल इन करना। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम चेक करेंगे कि टीडीएस और जीएसटी पेएबल है कुछ, तो वो चेक करना होगा। उसको ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट से चेक हो जाएगा, वो इस साल पे हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करना। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पोर्टल से चेक कर सकते हैं, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हुई होगी तो जीएसटी पोर्टल से मैच हो जाएगा, वरना फिर शायद मैच नहीं होगा तो थोड़ा कंसिडरेबल डिफरेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर एडवांसेस प्रोविजंस कंपनी के केस में इनकम टैक्स प्रोविजन बना है कि नहीं ये चेक करना, इनकम टैक्स प्रोविजन कंपनी के केस में कंपलसरी होता है। ऑडिट फी पेबल का प्रोविजन में बैलेंस चेक करना, प्रीवियस ईयर का पेमेंट हुआ है कि नहीं ये चेक कर लेना एंड एक बार एडमिन को बता देना। और वैट पेबल हो सकता है कुछ फर्म्स के केस में, तो उसका रीजन पूछ लेना
कि क्यों पेबल है, कोई लिटिगेशन की वजह से तो नहीं है। फिर प्रोप्राइटर्स कैपिटल प्रोप्राइटरशिप के केस में उसमें ड्राइंग्स होनी चाहिए। कुछ कुछ फर्म्स में आपको ऐसा मिलेगा कि ड्राइंग्स उन्होंने बुक ही नहीं की है, तो ड्राइंग्स होनी चाहिए क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनर्स कैपिटल में चेक कर लेना रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ड्राइंग सबका प्रॉपर इफेक्ट दिया है कि नहीं। और शेयर होल्डर्स कंपनी के केस में देख लेना कि कुछ चेंजेस तो नहीं है लास्ट ईयर से। फिर क्रेडिटर्स में बाइफिकेशन पूछ लेना। उसके अलावा एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लेना ताकि ये चेक कर पाओ कि प्रॉपर नेम्स डिफाइंड है कि नहीं, ऐसे वेग नेम्स तो नहीं लिख रखे हैं। और ये भी चेक कर लेना कि अपनी फर्म का नाम तो नहीं है, और अगर हो तो एक बार कंफर्म कर लेना कि क्यों है। और फिर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर लेना। पेमेंट कब तक नहीं होने वाला है या करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी एक बार क्लाइंट से कंफर्म कर लेना, उन बैलेंसेस का जो बहुत टाइम से ड्यू चल रहा है। देवांशी। तो अब मैं एसेट साइड कवर कर रही हूँ। तो फिक्स्ड एसेट सबसे पहले आता है, उसमें आप चेक कर लेना कि कोई सा भी नया एसेट परचेज करा है तो उसका वाउचर हो, या कुछ भी अगर सेल करा है उन्होंने तो उसका भी वाउचर हो। और अगर 10,000 से ऊपर का कुछ भी कैश में परचेज करा हो तो उसका डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करना, जैसे कि अंजलि दी ने बताया था। और प्रॉपर रेट पे वो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं या नहीं ये भी आप एक बार चेक कर लेना। और कंपनीज के केस में आप KMS फोल्डर है एक सी सर्वर में, उससे जाके आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर रेट लगाया है या नहीं। फिर अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफिकेट्स वगैरह बुलवा लेना, जैसे कि मैंने बताया था म्यूचुअल फंड्स अगर है तो उसके सर्टिफिकेट्स बुलवा लेना ताकि उससे आपको अमाउंट वेरीफाई हो सके। निमिषा। फिर अगर एडवांसेस और डेटर्स की बात करें तो जैसे कि क्रेडिटर्स में हम चेक करते हैं कि उनको पेमेंट हुआ है या नहीं, वैसे ही डेटर्स में चेक कर लेना कि उनको अपने पेमेंट कब मिलेगा उनसे। और अगर वो मतलब ज्यादा टाइम से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपके डेटर की लिस्ट में ही है तो एक बार रीजन पूछ लेना कि ऐसा क्यों है। और एडवांसेस के केस में जैसा कि मुझे पता है कि जैसे अगर आपने अनसिक्योर लोन दे रखा है और अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो मेक श्योर कि मतलब एक बार एसएससी से पूछ लेना कि उस पर आप इंटरेस्ट क्यों नहीं रिकवर कर रहे हो। क्योंकि ऐसा अगर आप लोन ले रहे हो और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो अगर आप लोन ले भी रहे हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट रिकवर भी करना चाहिए। और अगर बैड डेट्स अगर कुछ होता है तो उसकी भी डिटेल्स आप क्लाइंट से बुलवा लेना, क्योंकि अगर 1 लाख से ज्यादा के बैड डेट्स होते हैं तो आपको पैन वाइज और डेटा वाइज डिटेल्स आपको डालना पड़ती है। जब आप जनरल गवर्नमेंट फॉर्मेट भरते हो तो उसमें पीएनएल में आपको बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी डालना पड़ती है। और कैश बैलेंस की बात करूँ तो उसका कैश सर्टिफिकेट हम बनाते ही है, और वो कोई सी भी मंथ में और या तो कोई सी भी डे पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और 10,000 से ऊपर का अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। बैंक बैलेंस चेक कर लेना, क्लोजिंग मैच करना चाहिए या फिर बीआरएस से अगर उन्होंने बीआरएस दिया है तो वो भी मैच करना चाहिए। ऑल्सो ये बात ध्यान रखना कि जो क्लाइंट का मास्टर है उसमें सारे बैंक अकाउंट्स डले हुए हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न में गए। एक सेकेंड, हाँ। तो बैंक जैसे कि अगर उनके 5 बैंक अकाउंट्स है तो पांचों बैंक के नाम उनके इनकम टैक्स रिटर्न में जाना चाहिए। जब आप इसकी रिटर्न बनाओगे तब उसमें मास्टर डेटा में एक बार चेक कर लेना कि सारे बैंक बैलेंस जो आपके टैली डेटा या बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करे वो सारे उधर जा चुके हैं। फिर अदर करंट एसेट्स में ये तो सेसी वाइज डिफर करेगा, बट यूजुअली ऐसे जीएसटी रिसीवेबल या वैट रिसीवेबल होता है तो उसका वेरिफिकेशन कर लेना। जीएसटी रिसीवेबल जीएसटी पोर्टल से देख लेना कि उनका जितना आईटीसी पड़ा हुआ है वो मैच कर रहा है या नहीं। बहुत कम मैच करता है बट एक बार चेक कर लेना तो इजी हो जाएगा। बाकी निमिषा। एक बार जब आप ये सारी चीजें चेक कर लोगे तो आपकी क्वेरी शीट प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें नोट डाउन कर लेना आपको क्या क्या क्लाइंट से पूछना है, और फिर क्लाइंट से पूछ लेना। प्रेफर करना कि आप मेल के थ्रू इंटरेक्ट करो क्लाइंट से ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड के लिए रह जाए। फिर उसके बाद अपनी फीडिंग ऑफ द एक्सेल चालू कर सकते हो। लास्ट ईयर के एक्सेल आप कॉपी कर लेना जो आप नया फोल्डर बनाओगे उसमें। मेक श्योर कि लास्ट ईयर की एक्सेल को ही एडिट ना करो। फिर उसके बाद जब एक बार आपके एक्सेल फीडिंग हो जाए, मैच हो जाए आपका बैलेंस शीट पीएनएल सब, और आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओ कि आपकी तरफ से हो चुका है काफ़ी काम, तो एक बार एडमिन से चेक करवा लेना। और अगर कंपनी है तो स्पेसिफिकली एक बार रौनक सर से भी चेक करवा लेना, और अपने नोट्स और आईसीडीएस भी प्रिपेयर कर लेना।
नोट्स एंड ICDs जैसे कल काफी हद तक रौनक ने बता दिया था, सेम होते हैं लास्ट ईयर जैसे, बट उसमें डेट, अमाउंट्स और कुछ प्रोविजंस जो इस साल एप्लीकेबल नहीं है उनको एडिट कर लेना एज पर द नीड। और फिर एक बार सब चेक करवा लिया उसके बाद अपना गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है कंपनी ऑफिस से, आप उसको फिल कर लेना और 3CD फिल इन कर लेना। 3CA उस केस में जाएगा जब उस पर्सन का किसी और स्टैट्यूट में, एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, और 3CB तब जाएगा जब किसी और एक्ट में उसका ऑडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है। इसको फिल इन कर लेना, कल इस पे डिटेल में बता देंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर लेना। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन प्रिपेयर करने के बाद सारे एरर्स जो भी आएंगे आपके 3CD या कंप्यूटेशन में उनको सॉल्व कर लेना। फिर कंप्यूटेशन 3CD और फाइनेंशियल्स एक बार एडमिन से फिर से चेक करवा लेना और क्लाइंट से भी एक बार कंफर्म कर लेना, अगर उनको कुछ प्रॉफिट वगैरह में चेंजेस होता है तो वो देख लेना। फिर उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाए क्लाइंट से भी एंड एडमिन से भी, तो आप यूडीआईएन जनरेट करोगे। मैं भी बता दूंगी यूडीआईएन कैसे जनरेट करते हैं। और यूडीआईएन जनरेट करते टाइम मेक श्योर दैट यू कंफर्म कि किसके अंडर ऑडिट हो रहा है, किसी भी एडमिन से कंफर्म कर लेना, स्पेशली इन केस ऑफ कंपनी रौनक सर से कंफर्म कर लेना। एंड यूडीआईएन जनरेट करते टाइम कंपनी एंड एलएलपी के केस में ध्यान रखना कि 2 यूडीआईएन जनरेट होंगे, एक कंपनीज एक्ट में और एक इनकम टैक्स एक्ट में। एंड कंपनीज के केस में जो कंपनी एक्ट के अंडर यूडीआईएन जनरेट होगा उसका डेट अलग होगा, और इनकम टैक्स का जो यूडीआईएन जनरेट होगा उसका डेट अलग होगा। तो ये यूडीआईएन पोर्टल है, यूडीआईएन से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। जिसके भी अंडर ऑडिट हो रहा है उसका मेंबरशिप नंबर वुड बी द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सबका जो भी होगा वो आप कंफर्म कर लेना। हाँ, सो ये लॉगिन हो गया। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपके इसमें फिल इन आएगी। पैन नंबर भी यूजुअली फिल इन आता है, शुभम भाई का फिल इन नहीं आ रहा। शुभम भाई यहाँ पे पैन नंबर डाल देना। पैन अगर किसी भी एडमिन का चाहिए तो वो सी सर्वर में फॉर्म डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। एंड फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का यूडीआईएन जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप सर्टिफिकेट के लिए जनरेट कर रहे हो तो इसको सिलेक्ट करना। एंड फिर यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी आप किस चीज़ का सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो, नेटवर्क सर्टिफिकेट है या जिस भी चीज़ का है। एंड अगर कुछ समझ नहीं आए तो वो अदर्स में जाएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ जनरेटिंग यूडीआईएन आएगा। ये ऑडिट के केस में ध्यान रखना कि आप एडमिन से कंफर्म करके करो यूडीआईएन जनरेट। फिर जीएसटी का या टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट का यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा किस सेक्शन के अंडर ऑडिट हो रहा है, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ यूडीआईएन आ जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम डिटेल्स डालेंगे, तो इसमें हम ईयर डालते हैं और टर्नओवर डालते हैं। एंड फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में हम ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएनएल डालेंगे। एक बार सिलेक्ट कर ले, एक बार सिलेक्ट करके बता दे। हाँ, CCD ये सिलेक्ट कर लिया। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया 21-22। अब डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे टर्नओवर डिटेल्स डाल देंगे जो अपना 3CD में डाला होगा, टर्नओवर वही वाला डालना, मेक श्योर सेल्स का अमाउंट। फिर यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर का रेशियो आ जाएगा, ये 3CD में हमको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डालना। फिर WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग WDV डालना। असेसमेंट ईयर डालना। फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज 063600 समथिंग, मुझे याद नहीं है, वो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में 3CD, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएनएल ये डाल के OTP जाएगा, वो एडमिन के पास जाएगा, वो एडमिन से लेके आप OTP डालोगे तो यूडीआईएन जनरेट हो जाएगा। इसमें यूडीआईएन जनरेट करते समय ये ध्यान रखना कि अगर आप सर्टिफिकेट के लिए यूडीआईएन जनरेट करो तो वो फिगर्स डालना जो चेंज ना होते हो, मतलब चेंज होते हो, मतलब रेगुलर जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डालना, ऐसा फिगर मत डालना जैसे कैपिटल डाल दो अगर आप, तो वो तो यूं भी चेंज नहीं होता कंपनी के केस में, तो ऐसा फिगर डालना जो चेंज हो सकता हो, ठीक है। और जितने ज्यादा फिगर्स हो सके, अगर 4 या 5 फिगर है तो 4-5 फिगर सब डाल दो, ठीक है। सर्टिफिकेट से करके आप ऐड कर सकते हो फील्ड, तो जितनी ज्यादा फील्ड से ऐड कर सकते हो आप, 3-4-5 फिगर जितने हो आप डाल दो, है ना।
और फिर यूडीएन जब एक बार आपका जनरेट हो जाएगा तो डेट ऑफ जनरेटिंग यूडीएन जो अपन यूडीएन जनरेट करते टाइम डालेंगे, और यूडीएन अपने एक्सेल में पेस्ट करना जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, यूजुअली जहाँ जहाँ साइन होता है उसके वहाँ पे यूडीएन भी डालना होता है। फिर पीडीएफ जनरेट कर देना। पीडीएफ जनरेट करेंगे तो हम पीडीएफ ऐसे सेव करेंगे कि बैलेंस शीट और स्केड्यूल साथ में, पीएनएल इंडिविजुअली, और नोट्स और आईसीडीएस साथ में। ये सब पीडीएफ्स बना के वो जो फोल्डर हमने बनाया था स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड वाला, उसमें सेव कर देना, क्योंकि ये फाइनल है जो आपके अपलोड होंगे। फिर ऑडिट, एक सेकेंड सॉरी, फिर जो आपका पीडीएफ जनरेट होगा उसके बाद ऑडिट अपलोड होगा, आईटीआर फाइल होगा, एंड बिल प्रिपेयर होगा। तो बिल प्रिपेयर जब हम ऑडिट के टाइम पे करेंगे तो हम बिल मेमो बनाएंगे, जो बिल बुक है अपने ऑफिस में उससे बनाएंगे, कंपनी ऑफिस वाला नहीं बनाएंगे। कंपनी ऑफिस वाला तब बनेगा जब क्लाइंट पेमेंट करता है, तब बनता है बिल और रेसिप्ट साथ में। और फिर अमाउंट ऑफ बिल जो है वो एडमिन से यूजुअली शिवकांत भैया से कंफर्म करके और प्रीवियस ड्यूज चेक करके बनाना। और फिर फाइनल जब सब कुछ हो जाए अल्टीमेटली तो प्रिंट करना होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट एक हमारे ऑफिस से प्रिंट होगी और दूसरी हम मतलब उसको हम कॉपी पे देंगे, तो वो कॉपी होके आएगी। तो दोनों कॉपीज पे सील एंड सीटी की सील लगवाना, और सीटी की सील में अपना नाम एंड जिस एडमिन के अंदर आपने इसको किया है उसको फिल इन करके क्लाइंट को देना फॉर साइनिंग। पहले क्लाइंट की साइन होगी, फिर उसके बाद जो भी ऑडिटर है उसकी साइन होगी। दैट्स इट, थैंक यू। ठीक।